नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे आज की क्लास में हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियों की बात करेंगे और ये क्लास नंबर आपका 12th है बाई जायसवाल सर। इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे और सारे प्रश्नों की बात करेंगे जो अभी तक टीटी एग्जाम में आपके बाल विकास शिक्षण विधियों में पूछे गए प्रश्न हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा समस्या समाधान का अर्थ, यानी बच्चे में जो समस्याएं आती हैं उन पर क्या समाधान निकालना है, या बच्चों में समस्याएं शिक्षक को भी आती हैं पढ़ाते वक्त या पढ़ाते समय, तो उस पर आपको क्या समाधान निकालना है। तो चलिए आइए इस पर हम टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। और आज की जो है दो टॉपिक को कंबाइन किया गया है, दो टॉपिक में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, इसके पहले क्लासेज ऑलरेडी यहाँ पे आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दी गई है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह होती है। सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। यह समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। यह समस्या मौलिक होती है, आप सभी जानते हैं। इनमें से ऐसी विशेषता जो समस्या समाधान के उपागम का विशेष चिन्ह है, वह है समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, जिसे पहचान कर समस्या का समाधान किया जाता है। प्रभावी समस्या समाधान व्यवहार के सोपान से संबंधित यह प्रश्न है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जाता है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, या समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। साथियों, समस्या समाधान क्षमताओं की बात करेंगे, किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। जी हाँ, जो समस्या समाधान की क्षमताएं होती हैं उनको जो है सुसाध्य समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भाषा में समझें कि प्रगतिशील जो शिक्षा होती है वह बच्चों को समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषक मानती है। किनको? बच्चों को। तो ऐसे में बच्चों को समस्या समाधान कौशल में निपुण होना चाहिए, और बच्चों को समस्या समाधान कौशल में निपुण बनाने के लिए शिक्षक उन्हें समरूप समस्या या एक ही प्रकार की समस्याओं को विभिन्न प्रकार से हल करने के लिए देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चों में समस्या समाधान में निपुणता भी प्राप्त होती है और उनमें रचनात्मकता का विकास भी होता है। तीसरा प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। तीसरा प्रश्न साथियों पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न। जी हाँ, ऐसा जी हाँ, इनमें से शिक्षक द्वारा जो है कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने का तरीका जो है शिक्षक नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? आप सभी शिक्षक बंधु हैं, जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना साथियों, तो आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। 101% यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, संभावित प्रश्न के अकॉर्डिंग चल रही है। तो ऐसा दोस्तों बताइए, जो आप जो है मान लीजिए कक्षा में बच्चों को समस्या हल करने का तरीका आप कक्षा में वर्णन नहीं कर सकते हैं। देखिए, किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए या हल करने के बारे में अपने विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदारी रहना या ईमानदार रहना, बिल्कुल सही बात है। सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग ये भी कर सकते हैं। तो भैया क्या नहीं कर सकते हैं, तो एक शिक्षक रूप जो है कक्षा में बच्चों में जो है अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना आप नहीं कर सकते। अभिसरण शब्द सभी परिचित होंगे शायद, क्योंकि देखिए अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न का अर्थ होता है निश्चित उत्तर वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो बच्चों के स्मृति व पहचान पर आधारित होते हैं, ना कि उनके विभिन्न तरीकों से चिंतन करने पर आधारित होते हैं। तो बच्चों को चिंतन हेतु प्रेरित करने के लिए अपसारी उत्तरों या मुक्त अंत उत्तरों वाले प्रश्न पूछना चाहिए, अभिसरण वाले नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से प्रश्न पूछने चाहिए? अपसारी उत्तर या मुक्त अंत वाले प्रश्न को कक्षा में जो है बच्चों से पूछना चाहिए।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में क्या है, सभी लोग बताइए, सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। आप सभी शिक्षक बंधु हैं, आपकी जब नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप ये बताइए, एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाना है तो कौन सा तरीका जो है या किस तरह से आप लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस आप लोगों के स्क्रीन पर दिया जा रहा है। देखिए, बच्चों को प्रोत्साहित की बात करेंगे तो बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत, अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पी को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। और मैं हमेशा कहता हूँ, प्रोत्साहित करना अपने आप में पॉजिटिव शब्द एक माना जाता है। शब्दों को देखिए, खोजिए और अपना आंसर करेक्ट कीजिए, सिलेक्शन को बेहतर कीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापिका जो है बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। मान लीजिए आप एक प्राइमरी लेवल के अध्यापिका हैं और बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे। तो बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी भाई बहन शिक्षक बंधु, अगर आपका कमेंट, फीडबैक, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी प्रश्न पर दिक्कत है, आप बेफिक्र कमेंट कीजिए, क्योंकि यह टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है। अगला प्रश्न है, शिक्षक के अलावा निम्नलिखित में से सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। जी हाँ, शिक्षक के अलावा, ध्यान दीजिएगा, तो शिक्षक के अलावा क्या होगा, बच्चे ही होंगे, बालक बालिकाएं होंगे, शिक्षार्थी विद्यार्थी होंगे, तो सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार जो बना सकता है कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो और उसे क्या हो, उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। बी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न रहेगा वह आपके समस्या समाधान की विधियों से संबंधित प्रश्न रहेगा। जी हाँ, जो समस्या समाधान की विधियां होती हैं उनसे संबंधित अब प्रश्न करते हैं, जो आपके सिलेबस पर है, आपके एग्जाम पैटर्न पर है। साथियों, खालिस्तान किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया चरण है। परिणामों की आशा करना, समस्या की पहचान, समस्या व छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों की खोज करना। हमारा टॉपिक है समस्या समाधान की विधियाँ, और आप जानते हैं किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण है। यानी 3 जो आपके ऑप्शन है वह समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण है और एक नहीं है, वह आपका परिणामों की आशा करना। आशा करना जो है समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण नहीं है। समस्या समाधान प्रक्रिया का चरण समस्या की पहचान, समस्या का छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, जिसे हम क्या कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं, और संभावित युक्तियों को खोजना। ये तीनों जो हैं समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन वह आपका चरण नहीं है, बाकी ये तीनों आपके चरण हो जाएंगे। कौन कौन होता है समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण? समस्या की पहचान करना, समस्या को हल करने के लिए विभिन्न युक्तियों को खोजना, समस्या का विश्लेषण करना और समस्या समाधान का तार्किक विश्लेषण। ये 4 आपके समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। जी हाँ, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण आपका प्रकल्पना का परीक्षण करना है, समस्या के प्रति जागरूकता है, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राकल्पना का निर्माण करना। आप सभी जानते हैं, जी हाँ, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण पूछा जा रहा है तो समस्या के प्रति जागरूकता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है, इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से जाना जाता है। हम बात करेंगे समस्या समाधान के पहले चरण की बात करेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों, एक अध्यापक कक्षा में गतिविधि कर रहा है, जैसे ना केवल यह पूछकर कि क्या हुआ बल्कि यह भी पूछा कि कैसे और क्यों हुआ। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। तो इन गतिविधियों में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। किसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है साथियों? आप सभी परिचित हैं, हम बात करेंगे आलोचनात्मक सोच की। किसकी बात करेंगे? आलोचनात्मक सोच की बढ़ावा देने की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि एक शिक्षक द्वारा छात्रों से प्रश्न पूछकर पाठ्य पुस्तक के सार्वकालिक महत्व तथा कमियों की जानकारी प्राप्त किया जाता है, ताकि अंत में तुलना के आधार पर पाठ्य पुस्तक के गुणों एवं दोषों की संलग्न उपयोगिता को बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। फटाफट अंदाज में फीडबैक कीजिए। टॉप 20 की यह क्लास है,
टॉप 20 MCQs क्वेश्चनों की क्लास है। बेफिक्र कमेंट कीजिए क्योंकि यहाँ पे टारगेट आपका 140+ है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। आपके घर में एक सरकारी सीट, आपके घर में एक सरकारी शिक्षक बनना है, आपके परिवार में एक सरकारी शिक्षक होना है। इसके लिए प्रिपेयर बेहतरीन तरीके से करना है। तो एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है उचित रूप में, इसका अर्थ क्या होता है कि वह शरारती है, वह अधिक जिज्ञासु है, वह आशमान है, वह प्रतिभाशाली है। देखिए, कोई भी अगर बच्चा प्रश्न पूछ रहा है तो उचित रूप से उसे जिज्ञासु मानेगा, क्योंकि बच्चा जब जानने की उसके अंदर क्या होगी, इच्छा होगी। जिज्ञासु मतलब क्या होता है, जब इच्छा होगी तो बच्चा प्रश्न करेगा आपसे, उससे संबंधित उसको और जानने की इच्छा होती है, तो ये क्या होता है, बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति की बात करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। लगभग 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्रश्न और करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, या विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? साथियों, कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? वह आपका कि विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं। विभिन्न तरीकों, तो तरीकों के यहाँ पे बताया गया है, विभिन्न तरीकों से, अलग अलग तरीकों से, तो ये गंभीर रूप से सोचने पर आमंत्रित यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए अपसारी चिंतन आवश्यक होता है, और अपसारी चिंतन में किसी समस्या पर विविध तरीके से विचार किया जाता है। ये भी समझ लीजिएगा कि समस्या को विभिन्न तरीके से हल करने के लिए किस प्रकार का चिंतन है, वह आपका अपसारी चिंतन है। ठीक है, आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों को सही कथन आपको बताना है। नीचे दिया गया है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। देखिए, निष्क्रिय अपने आप में निगेटिव होता है, तो ये तो हम नहीं मानेंगे। तो बच्चे क्या होते हैं, समस्या समाधान करता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, बच्चे पर्यावरण के प्रति सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तो BCD किस ऑप्शन में दिया गया, ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, हमारा पहला ये ऑप्शन BCD दिया गया है, वह हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों के बारे में हमारा जो कथन है, BCD वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता होते हैं, बच्चे पर्यावरण के प्रति जो है, या पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। अन्वेषक मतलब एक खोज होता है। बच्चे जानकारी के लिए सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो है निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं, क्योंकि वे किसी उद्दीपक या क्रिया के प्रति अनुक्रिया या प्रतिक्रिया करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए आपका निष्क्रिय नहीं होगा। मन का मानचित्रण जो है संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से। देखिए, मन का मानचित्रण, मन जब 2 बार आ जाता है तो मन तीसरे की ओर बढ़ जाता है। मन की क्रियाशीलता, मन अगर 2 बार आ रहा है मतलब क्रिया हो रही है, तो मन का मानचित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। यही आपका प्रश्न कह रहा है कि मन का मानचित्रण, तो मन की क्रियाशीलता के अनुसंधान से यह संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे जो होते हैं चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं, और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक बुद्धि होती है। खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना के ज्यों का त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अब बच्चे जो होते हैं वह जिज्ञासु प्राणी होते हैं, हमेशा जिज्ञासु होते हैं, जानने की इच्छा करते हैं, प्रश्न करते हैं, अपने चारों की ओर जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बच्चे किस प्रकार होते हैं, बच्चे डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर आप लोगों के दिया गया है। आइए प्रश्न देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, तत्काल करनी चाहिए। जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो तभी बच्चे की जिज्ञासा जो है शांत कर देनी चाहिए। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो टॉपिक है हमारे पियाजे की, जीन पियाजे जी के रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित यह प्रश्न है। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे की सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं। बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती है, या बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं। साथियों, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, क्योंकि आधुनिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक जैसे जीन पियाजे जी, वाइगोस्की का मानना है
कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और इनके अनुसार बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं जो सक्रिय रहकर ज्ञान की खोज या रचना करते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है? ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। आप सभी समझते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, आप सभी के माता पिता को नमस्कार करते हैं। जी हाँ, नवीन ज्ञान की जो प्राप्त होती है साथियों, वह अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, 18वां प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है और बेहतरीन आप लोगों का फीडबैक चाहिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जीन पियाजे जी के सिद्धांत का अनुसार कहा नहीं जा सकता है? जीन पियाजे जी के अनुसार कथन कौन सा नहीं होगा कि विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपने दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, या बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो जीन पियाजे जी का जो सिद्धांत के अनुसार कहा जाए तो विकास गुणात्मक चरण में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। लेकिन यहाँ पे निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह जीन पियाजे जी के सिद्धांत से अनुसार नहीं है। जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है इन्होंने, और इन सिद्धांत के अनुसार विकास गुणात्मक चरणों में होता है, विकास क्रमिक होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण के प्रति सक्रिय क्रिया करते हैं, बच्चे का विकास प्रत्येक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती। ये आ सकता है कि बच्चे के विकास को भाषा प्रभावित नहीं करती है, किसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग है? तो जीन पियाजे जी के सिद्धांत की बात करेंगे, संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करेंगे। तो जो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह जीन पियाजे के सिद्धांत के नहीं है, बल्कि थांडाई के सिद्धांत के अनुसार है। जी हाँ, निरंतर जो यहाँ पे शब्द दिया गया, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, किसका कहना है? थांडाई के सिद्धांत का कहना है, बिल्ली का कहना है। थांडाई ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया था, नोट कर लीजिएगा। जीन पियाजे जी के अनुसार जो बच्चा होता है वह प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखता है। जीन पियाजे जी के अकॉर्डिंग जो है बच्चे को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, या बच्चे को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते। पुरस्कार और दंड जब भी देखेगा नेगेटिव ही मानना है, ठीक है। तो जीन पियाजे जी के अनुसार जो बच्चा होता है, बच्चे को ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार का कौशल का प्रयोग करते हैं, अन्वेषण करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जीन पियाजे जी के अनुसार बालकों में वास्तविकता के रूप में चिंतन करने, उसकी खोज करने, उसके बारे में समझ बनाने, उसके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने की क्षमता, बालक के परिपक्वता स्तर तथा बालक के अनुभवों की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। तो बालक अपने विश्व की ज्ञान रचना में किसका प्रयोग करता है? स्कीमा का प्रयोग करता है। और टॉप 20 प्रश्न में से यह आपका 20वां प्रश्न है कि जीन पियाजे जी के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ये हम आपके लिए आज के मॉक क्वेश्चन में दे रहे हैं। टॉप 20 क्वेश्चन ये मॉक क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और मॉक क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे जी के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? 4 ऑप्शंस बताना है। और टॉप 20 में से जितना भी आप लोगों का फीडबैक हो अवश्य बताइए। तैयारी को बेहतर कीजिए, जांचिए, परखिए। एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। प्रिपरेशन करने के बाद जल्दी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र की प्रैक्टिस सेट करेंगे, ग्रामर की प्रैक्टिस सेट करेंगे, सभी मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि टारगेट 140+ है। और जब टारगेट बड़ा होता है तो तैयारी भी लाजवाब होनी चाहिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।